सभी प्रशिक्षकों में नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएचपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र अर्थात 8वें प्रश्न पत्र कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर में आपका बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा रहा है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक कराया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप 20 नंबर क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन तक आप देख लिए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, अगर वो इंग्लिश लिखा गया तब तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर में उस चीज को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी में चीजें और भी टफ हो जा रही हैं और भी दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी हिंदी है जिसका हम इंग्लिश तो जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं पता है। ठीक है। तो वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्हीं चीजों को हम समझाते हुए चलेंगे। और पिछले वीडियो में उसको बताया भी है कि बहुत सारी हिंदी आई है, हिंदी को हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश में बताया है, जो कि आप उस इंग्लिश में जो वही चीज आप सुने हैं, लेकिन हिंदी में उस चीज को आपको नहीं पता है वो चीजें क्या है। ठीक है। तो इसलिए जो चीजें हिंदी में दे रखी है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, आपको समझाते हुए। कंप्यूटर आपका 25 नंबर का होता है, 1 घंटे का टाइमिंग होता है इसका, 1 आवर की टाइमिंग होती है। और 25 नंबर में 12 नंबर आपके कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं। 12 नंबर से अगर 11 नंबर आ गया तो आपका बैक लग जाता है कंप्यूटर में। ठीक है। तो कंप्यूटर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जो 25 मार्क्स के होंगे, उसमें 12 नंबर कम से कम आपको 12 नंबर लाने पड़ेंगे। तो आप इस दृष्टि से पढ़ाई मत करिए कि आपको 12 नंबर लाने हैं। आप इस दृष्टि से पढ़ाई करिए कि हमको 25 में 24 नंबर कम से कम, मतलब सॉरी, 25 में 24 नंबर, 23 नंबर। और अच्छी बात है अगर आप 25 में 25 नंबर ला दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि 25 में 25 मार्क्स लाने में मैथ में ही लोग कामयाब हो जाते हैं, मैथ में आ जाता है 25 में 25 नंबर। क्योंकि जिसकी मैथ अच्छी होती है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा होता है, जो पहले से पढ़ा हुआ होता है, उसकी बेसिक चीजें मजबूत होती हैं, अच्छी होती हैं, वो मैथ में 25 नंबर बड़े आराम से ला लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उसकी मैथ अच्छी है तब, मैथ में पकड़ अच्छी है तब। और मैथ में पकड़ अच्छी कब होगी? जब आप कंटिन्यू लगेंगे उसके साथ और पहले से आपकी बेसिक चीजें अच्छी रहेंगी। अगर पहले से बेसिक चीजें अच्छी नहीं है तो यहाँ आके अगर आप मेहनत करेंगे तब भी आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें हैं मैथ में, वो बिल्कुल बेसिक ही है। उससे ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है? अगर आप हाई स्कूल इंटर करके आए हैं तो इससे ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है? यहाँ पे सारी चीजें बेसिक ही हैं। तो यहाँ से भी अभी आप उस चीजों को पढ़ सकते हैं, गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक चलेगा। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ अच्छा रहेगा तो सेकंड सेमेस्टर का भी मैथ अच्छा हो जाएगा, थर्ड का भी अच्छा हो जाएगा, फोर्थ का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और उसकी मैथ के क्वेश्चन की स्टैंडर्डता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो रही बात, ये तो मैथ के बारे में हम बता दिए, यानी 25 मार्क्स के बारे में बता दिए, जो 25 नंबर के प्रश्न पेपर आते हैं, प्रश्न पत्र आपके आते हैं उसकी, कि मैथ में आप 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। और रही बात, एक चीज और भी समझ लीजिए आप, कि आपका जो पेपर होने वाला है वो जून के लास्ट वीक को ही समझ के चलिएगा। पूरी संभावना है कि जून के लास्ट वीक में आपका पेपर होगा। तो आपके पास समय बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब आप लग जाइए बिल्कुल। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई पर्सनली चैप्टर हो, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, अवश्य उसको पढ़ाया जाएगा, उसको बताया जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी वोलेटाइल जो मेमोरी होती है इसको क्या कहते हैं? प्रोम कहते हैं, यानी प्रोम का मतलब PROM, प्रोम कहते हैं, या रोम कहते हैं, ROM, या ई प्रोम कहते हैं,
पी आर ओ यम, या रैम कहते हैं, आर ए यम। ठीक, ये है। तो वेलेटाइल मेमोरी जो होती है वो एक अस्थाई मेमोरी होती है। पहले जान लीजिए कि वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है। यह एक यह एक अस्थाई मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है, मेमोरी है। अब अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अस्थाई मेमोरी होता है वो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका अस्थाई मेमोरी होता है। और जो रोम होता है ये अस्थाई मेमोरी होता है। कैसी मेमोरी? ये अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक, यानी जो रोम होता है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ गया, जैसे ये तो वोलेटाइल हो गया, अगर आ जा रहा है नॉन नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी आ जा रहा है तो ये आप क्या हो जाएगा, ये रोम आ जाएगा। यानी ये अस्थाई मेमोरी में आता है। किसमें? अस्थाई मेमोरी में, स्थाई मेमोरी में आता है ये। और ये क्या है? रोम है। तो जो इसका आंसर होगा 21 नंबर का वो होगा रैम होगा। ऑप्शन 10 सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसको बताया गया है। हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है कंप्यूटर का भी, आप उसको देख लीजिए। वहां पे कुछ कुछ आपके फुल फॉर्म दिए गए हैं और आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है, जो कि एक नंबर का कंफर्म है आता है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, सीरीज उठा के देख लीजिए। आप अपनी बुक में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, वहां से आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से प्रश्न अवश्य आ रहा है। तो इसलिए हमको लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका शॉर्ट्स वीडियो डाला गया है कंप्यूटर का, वहां से उस शॉर्ट्स वीडियो से आप उसको पढ़ लीजिए। 4 नंबर श्योर है कि आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। उसको देख लीजिए, गारंटी है 100% कि 3 से 4 नंबर आपका श्योर हो जाएगा। वहां से पूछा ही पूछा जाता है, और कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा है वो। ठीक, तो वहाँ आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, रीड का फुल फॉर्म दिया है, रोम का, सॉरी, रैम का फुल फॉर्म दिया है, रोम का फुल फॉर्म दिया है, एमएस डॉस का दिया है, मेमोरी की साइज क्या क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में वहाँ दिया गया है। वो जो शॉर्ट्स वीडियो डाला गया है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रविष्ट का मतलब होता है उसे हम जो देते हैं, प्रवेश कराते हैं। प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अदा, प्रदा, प्रोसेसिंग, मेमोरी। अब सोचिए अदा क्या है और प्रदा क्या है। क्या आपने सुना है कंप्यूटर में अदा प्रदा? नहीं सुना होगा। ये अदा जो होता है इसको इनपुट बोलते हैं। क्या? इनपुट, ये इनपुट है। और प्रदा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। ये कहीं नहीं दिया हुआ है किताब में। ठीक, ये अदा है और ये प्रदा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्रोसेसिंग तो आपको पता है कि कोई चीज जब हम वर्क करते हैं तो वो प्रोसेस करती है। जैसे आपका कंप्यूटर ही जब स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेसिंग करती है, सारे सिस्टम को अंदर से प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेस करती है, यानी रेडी रेडी करती है चलने के लिए। और मेमोरीज का मतलब जानते हैं, कोई चीजें सेव कहाँ होती है? मेमोरी में होती है। जैसे आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं वो भी एक आपकी मेमोरी में सेव होती है। अगर मेमोरी में नहीं होती तो आप एग्जाम में बैठते तो आप सब कुछ भूल जाते। इसलिए जो चीजें आप पढ़ते हैं वो आपकी मेमोरी में फीड होती जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर में जो चीज आप डाटा देंगे वो कहीं ना कहीं उसमें मेमोरी लगा है, और मेमोरी में उसको सेव कर रखता है, आपकी हिस्ट्री को सेव करके रखता है। तो यहाँ जो प्रश्न हमारा है ये कह रहा है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है, मतलब अदा कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? अदा। 23 नंबर देखिए, कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे, बहुत
छोटे रहे होंगे, 4-5 में रहे होंगे, तभी आपको पढ़ाया जाता है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक। चलिए 24 नंबर देखिए, इनपुट उपकरण है। अब देखिए हमने क्या बताया, इनपुट उपकरण और नीचे आउटपुट पूछ लिया है। तो हम आपको इनपुट उपकरण लिख बताए भी हैं, जो हमने बताया कि शॉर्ट्स वीडियो डाला गया है, उसमें इनपुट और आउटपुट को बाकायदा सब लिखा गया है। फिर हाल हम यहाँ पे एक बता देते हैं कि इनपुट उपकरण कौन कौन से हैं। इनपुट उपकरण आपका हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। कौन सा, कीबोर्ड। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन, लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हो गया, फोटोग्राफर हो गया, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, टैबलेट्स हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, ईटीसी बहुत सारी हैं और भी वहां चीजें लिखाई गई हैं। आप अगर आपको देखना है तो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, शॉर्ट्स वीडियो जो डाला गया है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो इनपुट उपकरण जो है, इसमें से कौन सा मिल रहा है, कह रहा है इनपुट उपकरण है स्पीकर, नहीं स्पीकर आउटपुट उपकरण है। प्रिंटर, नहीं ये भी आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर, जैसे जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये हमारा एक आउटपुट दे रहा है, जो हम यहाँ से लिख रहे हैं, हमको ये आउटपुट प्रदान कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, आउटपुट है। यानी ये भी आउटपुट है, आउटपुट, ये भी आउटपुट है, और ये भी क्या है, आउटपुट है। स्कैनर आपका, ये देखिए स्कैनर है लास्ट में, स्कैनर ही आपका क्या है, इनपुट उपकरण है। ऑप्शन 10 सही है। अब आउटपुट उपकरण कौन से हैं, कीबोर्ड इनपुट है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। ये दिखाया गया है ऊपर देखिए, कीबोर्ड ये इनपुट है, इनपुट हो गया। माउस भी ऊपर लिखा है इनपुट में ही, तो ये भी इनपुट ही है। लाइट पेन ऊपर लिखा है, देखिए ये लाइट पेन है, ये भी क्या है, इनपुट है। जब ये सब इनपुट होगा तो बचा क्या, प्रोजेक्टर, जो कि प्रोजेक्टर आपका क्या है, आउटपुट है। ऑप्शन 10 सही है। आउटपुट उपकरण कौन सा है, प्रोजेक्टर है। चलिए अगला प्रश्न करा, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं क्या, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, भौतिक राशियों की गणना में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, वो आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर योग होता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम थोड़ा सा बात करें, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर है जो हल की जा रही, मतलब जो भी आप समस्याएं हल करेंगे, जो भी हल की जा रही समस्याओं को मॉडल करने के लिए ये विद्युत यांत्रिक या हाइड्रोलिक जैसी घटनाओं के निरंतर अलग अलग पहलुओं का उपयोग करता है। जो आपका एनालॉग होता है, ये एनालॉग जो होता है, ये भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरी चीज कि हम जो मॉडल, जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको मॉडल करने के लिए विद्युत यांत्रिक या हाइड्रोलिक जैसी घटनाओं को ये निरंतर क्या करता रहता है, अलग अलग पहलुओं पर उपयोग करता रहता है। ये कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो हमारी जो भौतिक राशियों की गणना प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, एनालॉग कंप्यूटर होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बाइनरी कोड कहलाता है, बाइनरी कोड क्या कहलाता है, बाइनरी कोड कहलाता है क्या, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, एच टी एल एम एल, उच्च स्तरीय भाषा। तो सीधा सीधा बात है, जो बाइनरी कोड होती है ये हमारी मशीनी भाषा होती है। कौन सी होती है, मशीनी भाषा होती है। इसमें बाइनरी कोड होता है, बाइनरी कोड आपको पता है कि हमारी जो कंप्यूटर होती है वो जीरो और एक समझती है, यानी इसको बोलते हैं लो
लो, और इसको बोलते हैं हाई। हाई बोलते हैं, ठीक है। जब आप इंटर में फिजिक्स पढ़े होंगे, इंटर में जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, वहां गेट पढ़ाया गया था। क्या गेट? गेट। कौन कौन सा? आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये सब सारी चीजें वहां पढ़ाई गई थी। तो उसमें भी ये प्रयोग किया जा रहा था, जो हमारी बाइनरी नंबर है, हाई और लो, ये जो हाई और लो है, ये उस गेट में प्रयोग किया जाते थे। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, इन सब गेटों का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही है, जो उसकी प्रोसेसिंग हम लोग करते थे, जो उसको बनाते थे, गेट का प्रयोग करते थे, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। और उसमें हमेशा बाइनरी संख्या का प्रयोग किया जाता था। बस अंतर ये होता था कि वहां पे हाई और लो की बात होती थी, यहाँ पर जीरो और एक की बात होती है। हाई का मतलब एक होता है और लो का मतलब जीरो होता है। तो बाइनरी कोड जो कहलाती है वो हमारी कौन सी भाषा कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कम कीमत के कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। कह रहा कम कीमत के कंप्यूटर कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर है, कि मिनी कंप्यूटर है, या सुपर कंप्यूटर है, या मेनफ्रेम कंप्यूटर है। तो देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसको जान लीजिए, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। हम ये बता देते हैं कि आपको माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। देखिए, सुपर कंप्यूटर बहुत एडवांस कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर अलग है। सुपर कंप्यूटर वगैरह है, ये इनकी साइज बड़ी होती है, ये पहले कंप्यूटर थे। तो इनमें कीमत क्या होता था? ज्यादा लगता था, पैसा ज्यादा लगता था। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपका जो आप यूज करते हैं दैनिक, जो प्रतिदिन आप यूज करते हैं, क्या टैबलेट यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर में आता है, ये आपका आता है डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया। इन सब का प्रयोग आप दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, यानी रोज यूज कर रहे हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है, इनकी साइज बड़ी होती है। पहले के कंप्यूटर क्या हुआ करते थे? एक एक रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जब कंप्यूटर की साइज बड़ी हुआ करती थी, धीरे धीरे कंप्यूटर की साइजों को छोटा करते गए, जो कि ये माइक्रो कंप्यूटर तक आ गया। मिनी से छोटा माइक्रो होता है। तो जो हम यूज करते हैं आज के समय, जो यूज करते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। आप अपने बैग में कंप्यूटर को लेके जा सकते हैं। जैसे आप लैपी लिए हैं, लैपटॉप है आपके पास, उसको आप क्या करेंगे? अपनी बैग में भी ले के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन पहले के कंप्यूटर ऐसा नहीं हुआ करते थे। पहले के कंप्यूटर एक रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे। उस पे काम करना कितना प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उसमें सर्किटें वगैरह बहुत ज्यादा थी। तो धीरे धीरे जैसे ही हमारी जनरेशन बढ़ती गई, उसकी खोज होती गई, और वो आके कहाँ तक पहुंची? माइक्रो कंप्यूटर तक आके पहुंची। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप होता है। तो कम कीमत के जो कंप्यूटर हमारे, वो है माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर इससे महंगा होता है, कॉस्टली होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है। तो कम कीमत के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। 29 नंबर देखिए, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर है। सबसे अधिक प्रयोग वाला कौन सा कंप्यूटर है? सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो कंप्यूटर है आपका, बताइए कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम का है, कि सुपर कंप्यूटर है, या माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर मिनी कंप्यूटर है? तो इसको याद रखिएगा, जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है, वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक। ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये सबसे अधिक
शक्तिशाली होता है। ये सबसे अधिक क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसे हम इसकी बात कर लें, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर लें, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इन सबसे अधिक शक्तिशाली है। इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये शक्तिशाली है। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है? वो है सुपर कंप्यूटर है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है, इन दोनों कंप्यूटरों से अधिक शक्तिशाली है। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर है, तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली है, इन तीनों के अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक। अगला, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम की घोषणा में, विद्यार्थियों को पढ़ाने में, शिक्षा प्रशासन में, उपयुक्त सभी के लिए। शिक्षा में जो कंप्यूटर, यानी एजुकेशन के जगत में, एजुकेशन में कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है, कहाँ होता है? परीक्षा परिणाम की घोषणा में। हाँ, यहाँ होता है। भाई जब आप रिजल्ट आता है क्या करते हैं? आप अपने मोबाइल से ही तो देखते हैं ना, लैपटॉप से ही तो देखते हैं, टैबलेट से ही तो देखते हैं। तो परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाने में, इस समय जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो किसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमसे इतने ज्यादा लोग कनेक्ट हुए हैं, इतने ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, वो किसकी देन है? कंप्यूटर की देन है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाने में कंप्यूटर का भी योगदान है। शिक्षा प्रशासन में, यानी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हम कहीं भी रह करके चीजों को हैंडल कर लेते हैं, यहाँ पे बैठ करके देख ले रहे हैं कि उस चौराहे पे क्या हो रहा है, या और भी चीजें क्या हो रही है, प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है, या हम बैठे यहाँ पे हैं, कंपनी में कुछ काम हो रहा है या प्रशासनिक तरीके से कोई भी काम हो रहा है, तो हम आदमी क्या करता है? बैठ करके देख लेता है। जैसे शिक्षा प्रशासन का मतलब यही हुआ कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल साहब ऑफिस में बैठे होते हैं, उसके बाद वो अपने कॉलेज की जितनी भी सिस्टम होती है सबको बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि कैसा उसका क्या कार्य चल रहा है। तो ये सब कंप्यूटर की ही देन है। उपयुक्त सभी के लिए, बिल्कुल ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन द सही होगा। उपयुक्त सभी के लिए क्या होता है? शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला देखिए, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दिया है एनसीई 500, दूसरा है CRAY XMP 24, और तीसरा है DC 1090, यानी 1090, 1090, और परम 10,000। तो कह रहा है भारत में सबसे विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 10 सही होगा। परम 10,000 ही क्या है? सुपर कंप्यूटर में आता है। लेकिन अगर हम जून 2023 तक की बात करें, जून 2023 की बात करें, अब की बात करें, तो इस समय हो गया है, एक कंप्यूटर हो गया है AIRAWAT, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एरावत सुपर कंप्यूटर, सुपर सुपर कंप्यूटर, ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है इस समय। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर।
है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा परम 10,000 ही होगा। अगर ऑप्शन में ये एरावत दिया होता, एरावत सुपर कंप्यूटर, तब ये सही होता, लेकिन ये दिया नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा सही होगा? परम सही होगा, परम 10,000। अगला, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज और प्रेजेंटेशन पैकेज। तो कौन सा है जो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो इस चीज को याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर पैकेज जो है ये डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। वर्ड प्रोसेसर पैकेज हमारा कौन सा है? डॉक्यूमेंटेशन पैकेज होता है। 33 नंबर देखिए, स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति मतलब मेमोरीज। क्या? मेमोरीज। इसे हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो मेमोरी है ये कितने प्रकार की है? तो हमारी जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए। तो मेमोरी है, ये 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी क्या? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम कहते हैं ROM और इसको कहते हैं RAM। यही 2 प्रकार की हमारी मेमोरी होती है। और रोम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं और रैम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं। अस्थाई मेमोरी। ठीक। तो इसमें कई क्वेश्चन आपका बन गया कि आप इसका आंसर 2 है कि मेमोरी हमारी कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म भी कर बता दिए हम। और रोम को क्या कहते हैं? अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी बता दिए। और यह अस्थाई मेमोरी है, इसको भी आप जान गए। ठीक। तो स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति 2 प्रकार की होती है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। देखिए, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह में कर रहे हो, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। विदाउट सॉफ्टवेयर हम वर्क नहीं कर सकते, कंप्यूटर में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी चीज क्षेत्र में हो, अगर हमें कंप्यूटर से उसमें वर्क कर रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। ठीक। तो उसमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। जब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी तो प्रकाशन के क्षेत्र में भी होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं उपयुक्त में से सभी। यानी सॉफ्टवेयरों का प्रयोग उपयुक्त में सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक। चलिए, अगला। अगला कह रहा है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। फाइंड के लिए, मैक्स मैक्सिमाइज के लिए, रिस्टोर के लिए, मिनिमाइज के लिए। पहली चीज तो आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को जानते होंगे, इसको समझ लीजिए क्या है ये। मैक्सिमाइज का मतलब होता है अगर किसी भी हम पेज को मिनिमाइज किए हैं तो उससे हम पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी उसको हम जो मिनिमाइज किए थे, जो अपने इस स्क्रीन से हटाए थे सम टाइम के लिए, उस वो मिनिमाइज किए थे उसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। उसको हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमाइज हो चुका है तो उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यानी अपने हम स्क्रीन से उसको मिनिमाइज करके सम टाइम के लिए हटा सकते हैं, जब हमको आवश्यकता पड़े हम उस पेज को खोल सकते हैं। यानी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एक तरीके का पेज को दूसरे
अब दूसरी प्रोसेसिंग के लिए हमें उस पेज को हम हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज है, अगर आवश्यकता पड़ गई तो हम उसे मैक्सिमाइज भी कर लेंगे। तो ये एक प्रकार का छोटा और बड़ा करना हुआ पेज। इससे ढूंढने से दोनों से कोई मतलब नहीं है। और रही बात तीसरे की, हम बात कर लेते हैं रीस्टोर की। तो रीस्टोर का मतलब वो होता है जो चीजें हम डिलीट कर दिए होते हैं, लेकिन वो परमानेंटली रिसेंटली, यानी जो परमानेंटली होता है, परमानेंटली अगर आप डिलीट नहीं किए हैं तो इसको हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। ये आप अपने मोबाइल में भी करते होंगे कि जैसे सपोज दैट गैलरी से कोई फोटो डिलीट कर दिए, तो कहीं ना कहीं अभी वो सेव है, यानी अभी वो ओवरऑल मेमोरी से, यानी किससे, रोम से, रोम से हटा नहीं है वो। जब तक आप परमानेंटली डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो हटेगा नहीं। तो अगर आप परमानेंटली डिलीट नहीं किए हैं, आपको अपनी गैलरी से कोई चीज डिलीट कर दिए हैं, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं, उसे पुनः वापस ला सकते हैं। इसी को बोलते हैं रीस्टोर। तो आपको क्या लग रहा है कि रीस्टोर से ढूंढने में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं, रीस्टोर और ढूंढने से कोई ताल्लुकात, कोई संबंध नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब रही बात चौथे ऑप्शन अर्थात पहला ऑप्शन, फाइंड की। तो फाइंड ही ऐसा ऐसी चीज है जो ढूंढने के लिए में कमांड का उपयोग करती है, यानी ढूंढने के लिए प्रयोग की जाती है। फाइंड मीन्स तो ऐसे भी होता है पाना, किसी चीज को पाना। तो फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, वो क्या है, फाइंड का। किसका उपयोग होता है? फाइंड का उपयोग होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार कुछ और पूछ ले। ठीक है, इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए चारों ऑप्शन को जानना जरूरी है। अगला देखिए 36 नंबर कह रहा है आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये आई थिंक सबको पता होगा कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स वेबेज को कहते हैं। तो आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता है वो कौन है? चार्ल्स वेबेज हैं। ठीक, चलिए, ये हुआ। देखिए ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, और इसको जानना जरूरी है, मे भी हो सकता है पूछ ले। तो बिल गेट्स तो होंगे नहीं, होलरिक तो होंगे नहीं, ब्लेज पास्कल तो होंगे नहीं, सब है नहीं। चार्ल्स बेबेज आप अच्छी तरीके से जानते हैं इनको। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो आर्कन, अबेकस, नहीं अबेकस भी नहीं था। अबेकस के द्वारा हम गिनती वगैरह काउंट कर सकते हैं। तो जो प्रारंभिक कंप्यूटर था वो था ए बी सी। क्या था? ए बी सी। इसका जो फुल फॉर्म, यानी इसको हम कहते हैं एटाना सॉफ्ट, एटाना सॉफ्ट, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, बेरी कंप्यूटर, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। इसकी जो खोज हुई ये 1900 कब हुई? 1940 में हुई। और इसकी खोज किया किसने? इसकी जो खोज किया था वो क्लिफोर्ड ई बेरी थे। नाम थोड़ा सा इन लोग का क्रिटिकल होता है। क्लिफोर्ड ई बेरी थे, इसे खोज किए थे। ये अयोवा स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जो एटाना ऑफ बेरी थे, एटाना ऑफ जी थे, ये कहाँ पढ़ते थे? अयोवा स्टेट कॉलेज में। और उसी समय से खोज की उन्होंने, एबीसी कंप्यूटर की खोज की है। तो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा था? एबीसी। ऑप्शन सही है। निर्देशों का समूह कहलाता है क्या? प्रोग्राम कहलाता है, आंकड़े कहलाते हैं, डाटाबेस कहलाता है, या हार्डवेयर कहलाता है? तो जो निर्देशों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग, यानी हम जो इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बनाते हैं वो प्रोग्रामिंग करने के लिए बनाते हैं। तो वो
ये ऑप्शन असही है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम होता है, आंकड़े नहीं। डाटाबेस हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर तो आप जानते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बताया गया है। और इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दिए हैं कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन से पार्ट हार्डवेयर में आते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर में आते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए मैंने वहां पे स्पेशली लिख दिया है कि ये हार्डवेयर के पार्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर के पार्ट्स नहीं होते हैं। उसमें प्रोसेसिंग टाइप का होता है सॉफ्टवेयर में। जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, वो आप देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, वो फाइल के द्वारा उसको सॉफ्टवेयर दिया जाता है। पावर पॉइंट होगा हुआ, गूगल हुआ, क्रोम हुआ, ये सब चीजें हैं। क्या क्रोम को आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? गूगल को छू सकते हैं? नहीं, एक प्रोसेसिंग है ये। अगला कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। अभी बताया गया था कि सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए कोई मिल रहा है सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, नहीं ये गलत है। साइरेक्स सी तो बिल्कुल गलत है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हाँ यही सही है। सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट ये भी गलत है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का क्या माना जाता है? दिमाग माना जाता है सीपीयू। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, यही सारा काम होता है। जैसे आपके पास एक ब्रेन है, आपके पास दिमाग है, वो संदेश देता है हमारी पूरी बॉडी को, तो हम वर्क करते हैं। अगर आपके पैर में चोट लग जाता है तो क्या होता है? पहले नर्वस सिस्टम के द्वारा संदेश पहुंचता है कहाँ? संदेश पहुंचता है माइंड में, आपके दिमाग पहुंचता है। वहां वो बताता है आपकी आंख को या अन्य बॉडीज को बताता है। नर्वस सिस्टम तुरंत संदेश देता है ब्रेन को कि पैर में चोट लग गई है। तब जाके ब्रेन आंख को संदेश देता है, आंख जाके देखती है हाँ उतना चोट लग गई है, ब्लड गिर रहा है या कुछ भी। तो अब वहां से क्रिया प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जिस तरीके से आपके पास ब्रेन है, उसी प्रकार सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। सारी सिस्टम, सारी प्रक्रियाएं यहीं से होती हैं। चलिए, अगला कह रहा है तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित यानी अच्छे ढंग से उसे सजा करके सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को, एक जगह कलेक्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, साड़ियन कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं, परिणाम कहते हैं। सूचना से कोई मतलब नहीं है, सूचना को ही तो एकत्रित करना है, सुव्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा सूचना भेजा जाना है। ऐसा नहीं कि जो भी लिखे बस सबको भेज दे। अगर आप सूचना लिखेंगे भी तो उसको सही से बनाएंगे, सेंटेंस तो बनाएंगे ना सही तरीके से, उसको अरेंजमेंट करेंगे। तो सूचना तो हो नहीं सकता। रही बात प्रक्रिया, प्रक्रिया एक ही प्रोसेस है, किसके द्वारा भेजना है, कैसे भेजना है, ये प्रोसेस हो गई, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 10 है परिणाम। ये तो रिजल्ट, ये तो भेजने के बाद हमको मिलेगा ना रिजल्ट। रिजल्ट जो मिलेगा ये भेजने के बाद मिलेगा। तो ये भी नहीं सही है। ऑप्शन ब सही है, साड़ियन। हाँ, उसको डिटरमाइन करेंगे यानी उसको साड़ियन के क्रम में लगाएंगे। तो जो एकत्र करने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? साड़ियन होती है। क्या होती है वो? साड़ियन होती है। तो इसका ऑप्शन ब सही है। तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को साड़ियन कहते हैं। ठीक है, आज हम 40 क्वेश्चन तक पढ़ा दिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। इसके पहले 20 क्वेश्चन कराया गया था, 21 से आज 40 करा दिए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज कमेंट कर दिया करिए। और वीडियो देखने के बाद आप इतनी जो कंजूसी करते हैं कि लाइक नहीं करते, भाई लाइक करने में आपका क्या चला जाएगा, कुछ पैसा लगता है क्या? प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए, आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तो प्लीज सपोर्ट मी। आप केवल लाइक कर दिया करिए, जो कि उससे आपका कुछ नहीं जाने वाला है। अगर लाइक कर देंगे तो एक हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, अगर कमेंट कर देंगे तो बहुत ही बड़ा आभार हो जाएगा कि आप कमेंट कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, और चूंकि आपके साथ काफी मेहनत किया जाता है, चीजों को देखा जाता है, बनाया जाता है, इतना आसान नहीं होता है। आपको बिल्कुल पका पकाया मिला है, बस आपको पढ़ना है बस।
और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए होंगे तो फिर से वही प्रक्रिया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।